हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड या फिर ऑप्शन डी रूस। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय संविधान में संसद है, संसद का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। दोस्तों, भारतीय संविधान में संसदीय रूप का जो विचार है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जो मूल अधिकार है उसे अमेरिका से लिया गया है, जो नीति निर्देशक तत्व है उसको आयरलैंड से लिया गया है, और जो मूल कर्तव्य है उसे सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? ऑप्शन आपके सामने है, श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू। दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। और अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगर आपसे पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की पहली महिला राजदूत कौन थी, तो याद रखिएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है लौंग प्राप्त होता है, आपको बताना है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, तना से, ऑप्शन बी जड़ से, ऑप्शन सी फल से या फिर ऑप्शन डी पुष्पकली से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्पकली से। दोस्तों, जो लौंग है जो आप खाने में यूज़ किया जाता है वो पुष्प की कली से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन साल किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, हैजे का टीका, ऑप्शन बी चेचक का टीका, ऑप्शन सी पोलियो का टीका या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोलियो का टीका। दोस्तों, जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी, जबकि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी गोपाल बाबा बाला या फिर ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले की दो पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? एक तो गुलामगिरी है और एक है सार्वजनिक सर्वधर्म। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं कि भाई गुलामगिरी के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा महात्मा ज्योतिबा फुले थे। अगर आपसे पूछा जाता है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। तो ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुएज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? ऑप्शन आपके सामने है, भूमध्य सागर से लाल सागर को, ऑप्शन बी अरब सागर से काला सागर को, ऑप्शन सी काला सागर से लाल सागर को या फिर ऑप्शन डी हिंद महासागर से लाल सागर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य सागर से लाल सागर को। दोस्तों, जो सुएज नहर है भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। अब कैसे जोड़ती है, जरा मैप के थ्रू समझ लेते हैं।
दोस्तों एक ऐसे ही हम समझने के लिए मैप का यूज़ कर ले रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एशिया है, यहाँ पर आपका यूरोप है, यहाँ पर आपका अफ्रीका है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको प्रशांत महासागर मिलेगा, यहाँ पर आपको अटलांटिक महासागर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये यूरोप है और ये जो अफ्रीका है, इन दोनों को जोड़ता है कौन सा सागर? इन दोनों को जोड़ता है भूमध्य सागर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका एशिया है और ये जो आपका अफ्रीका है, इन दोनों को जोड़ता है कौन सा सागर? तो याद रखिएगा, इसे जोड़ता है लाल सागर। तो एक काला सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम कौन करता है? इन दोनों को जोड़ने का काम करता है सुएज नहर। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागर से लाल सागर को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन आपके सामने है डेसिबल पैमाना में, ऑप्शन बी रिक्टर पैमाना में, ऑप्शन सी पीएच पैमाना में, या फिर ऑप्शन डी सेल्सियस पैमाना में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिक्टर पैमाना में। दोस्तों भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और भूकंप मापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। और किस पैमाने पर मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाना पर मापा जाता है। डेसिबल माप किस पे मापते हैं? तो याद रखिएगा ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल पैमाने का यूज़ किया जाता है। और किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान के लिए पीएच पैमाने का यूज़ किया जाता है। और ताप मापने के लिए हम सेल्सियस पैमाने का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैक पर्वत यानी कि काला पर्वत कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है नॉर्वे में, ऑप्शन बी कनाडा में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में, या फिर ऑप्शन डी यूएसए में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए यानी कि अमेरिका में। दोस्तों जो ब्लैक पर्वत है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है ब्लैक पर्वत या फिर आपसे पूछा जाता है व्हाइट माउंटेन, दोनों ही उत्तरी अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है वो कौन सा महाद्वीप है? ऑप्शन आपके सामने है एशिया, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। दोस्तों वह एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरती है वो अफ्रीका है। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को हम कहते हैं क्या? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो अफ्रीका है ये अफ्रीका से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिन रात जिस कारण से होते हैं वह कौन सी घटना है? ऑप्शन आपके सामने है भूपरिभ्रमण, ऑप्शन बी भूपरिक्रमण, ऑप्शन सी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या फिर ऑप्शन डी 90 डिग्री पश्चिम। इसका तो आपको पता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है, इसे हम कहते हैं परिक्रमण घटना। और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती रहती है, अपनी अक्ष पर, उसे हम कहते हैं परिभ्रमण घटना, ठीक है ना। तो जब जो भाग पृथ्वी का सूर्य की तरफ होता है वहाँ पर दिन की घटना होती है और उसकी विपरीत साइड में रात की घटना होती है, तो इसे ही कहते हैं परिभ्रमण, और ये दिन रात की घटना परिभ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन आपके सामने है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। दोस्तों जो काली मिट्टी होती है इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी में आपको याद रखना है कि सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है और काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। याद रखिएगा कि जो काली मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। और बात करें कि काली मिट्टी जो है इसका काला रंग किसके कारण होता है? तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है CFC, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी SO2, या फिर ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों जो हरित गैस की जो घटना होती है यानी कि जो पृथ्वी उष्मायन की घटना होती है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है वो CH4 का होता है, CFC का होता है, N2O का होता है, लेकिन SO2 का नहीं होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है जिसे हम एसिड रेन कहते हैं उसमें SO2 का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि हरित गैस में जो है SO2 वो नहीं आता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ऑप्शन आपके सामने है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। दोस्तों जो भारत के केरल में सबसे पहले मानसून आता है ये आपको ध्यान रखना है।
इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर ठंड में भी वर्षा होती है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ठंडी में भी वर्षा होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा दर्रा जो है वो स्टेट के थ्रू दिखाया गया है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए है वोमडिला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी शिपकला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नाथुला मेघालय, या फिर ऑप्शन डी जोजिला जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाथुला मेघालय। दोस्तों बोमडुला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन नाथुला दर्रा जो है वो मेघालय में नहीं है, ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है ना। तो नाथुला दर्रा और जैलपिला दर्रा दोनों सिक्किम में स्थित है, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है ताप्ती, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, या फिर ऑप्शन डी महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताप्ती। दोस्तों जो अरब सागर में ना गिरने वाली नदी कौन सी है इनमें से, तो वो है गोदावरी कृष्णा महानदी। लेकिन ताप्ती एकमात्र ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया की मैप को देखें, तो आप देखेंगे कि इस साइड में आपको क्या मिलेगा, इस साइड में आपको अरब सागर मिलेगा, इस साइड में आपको मिलेगा हिंद महासागर नीचे की तरफ, और इस साइड में मिलेगा आपको बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। तो इस साइड में जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है वो एक ताप्ती नदी है, ठीक है ना। तो ताप्ती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोवाल्ट संबंधित है। आपको बताना है कि कोवाल्ट इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वृद्धिकर हार्मोन से, ऑप्शन बी है विटामिन बी12 से, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन से, या फिर ऑप्शन डी है आंत्र एंजाइमों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी12 से। दोस्तों जो कोवाल्ट है वो विटामिन बी12 में मौजूद होता है। अगर आपको विटामिन बी12 का रासायनिक नाम पता है तो आपको पता होना चाहिए, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, और इससे ही कंफर्म हो रहा है कि कोवाल्ट की मात्रा इसमें मौजूद है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा विटामिन बी12। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है, यानी कि फ्लोराइड के कारण कौन सी समस्या इंसान में होती है। ऑप्शन आपके सामने है दांत का क्षरण, ऑप्शन बी है दांत का कर्बुड़न, ऑप्शन सी है अस्थियों का वंकन, या फिर ऑप्शन डी है जोड़ों की अकड़न। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा देना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।